हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस के केमिस्ट्री पोर्शन से कुछ इंपॉर्टेंट असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पिछले कुछ सालों से सीबीएसई लगातार अपने पेपर पैटर्न में कुछ चेंजेस ला रही है, नए नए टाइप के क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस कर रही है। जैसे असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन हो गया, केस बेस्ड क्वेश्चन हो गया, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हो गया। ऐसे नए नए टाइप के क्वेश्चन हमें रिसेंटली कुछ ईयर्स से देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन भी एक तरह का एमसीक्यू है, लेकिन अगर हम बात करें जो नॉर्मल एमसीक्यू होते हैं उनमें हमें कुछ फैक्चुअल डिटेल्स ध्यान में रखनी होती हैं और हम आसानी से उसका आंसर दे लेते हैं। लेकिन असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन में हमें 2-3 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं करेक्ट ऑप्शन चूज़ करने के लिए। जैसे असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन में हमें 2 स्टेटमेंट गिवन होगा, एक असर्शन और एक रीज़न। पहले स्टेप में हमें देखना होगा कि क्या दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अगर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होते हैं तो हमें दूसरे स्टेप की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हमें ये देखना रहता है कि क्या ये रीज़न असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर पा रहा है या नहीं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तो आप इन्हें हल्के में ना लें, इसकी खूब ढेर सारी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है असर्शन टू डाइल्यूट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड वाटर इज एडेड टू द एसिड स्लोली। असर्शन में हमें क्या गिवन है कि जब हमें कंसनट्रेटेड एसिड, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड गिवन है, जब हमें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट करना होता है तो हम वाटर को एसिड में स्लोली ऐड करते हैं। ठीक है, असर्शन रीज़न समझ में, असर्शन आ गया समझ में। अब आते हैं रीज़न देखते हैं। अ लॉट ऑफ एनर्जी विल गिवन आउट इन द डाइल्यूशन ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब आपको बताना है कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। आप अपना आंसर सोच लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो असर्शन है वो अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा है टू डाइल्यूट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड वाटर इज़ एडेड टू द एसिड। यहाँ पे गिवन क्या है, हमें बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि वाटर को हम एसिड में ऐड करते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, एसिड को डाइल्यूट करने के लिए हम वाटर में 1 या फिर 2 ड्रॉप करके एसिड डालते हैं, न कि हम वाटर में एसिड डालते हैं। इस पे बेस्ड एक एक्टिविटी भी हमारे बुक में गिवन है, तो आप ध्यान से ऐसे क्वेश्चन पढ़ा कीजिए। रीज़न क्या है यहाँ पे, लॉट ऑफ एनर्जी विल गिवन आउट इन द डाइल्यूशन ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। रीज़न तो करेक्ट है कि जब हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो अ लॉट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है, लेकिन असर्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है, फॉल्स है। क्यों? क्योंकि हम वाटर को एसिड में नहीं डालते हैं, एसिड को हम वाटर में ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेक्ट होगा कि असर्शन इज़ फॉल्स बट रीज़न इज़ ट्रू। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है असर्शन सोडियम मेटल इज स्टोर्ड अंडर केरोसिन। इसका रीज़न क्या है, मेटेलिक सोडियम मेल्ट्स व्हेन एक्सपोज्ड इन एयर। अपना आंसर सोच लीजिए। असर्शन देखिए, सोडियम मेटल इज स्टोर्ड अंडर केरोसिन। सोडियम जो मेटल होता है वो रिएक्टिविटी सीरीज़ में सबसे ऊपर आता है। ठीक, पोटेशियम फिर सोडियम रिएक्टिविटी सीरीज़ अगर आपको याद हो तो ये हाईली रिएक्टिव होने की वजह से हम इसको केरोसिन में रखते हैं। इसका रीज़न क्या गिवन है कि मेटेलिक साल्ट मेल्ट्स सोडियम मेल्ट्स व्हेन एक्सपोज टू एयर। तो यहाँ पे रीज़न बिल्कुल इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो सोडियम होता है वो जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो एक्सप्लोजिवली बर्न करने लगता है। ठीक, वेरी विग्रसली रिएक्ट करता है एयर से, इसीलिए इसको केरोसिन में रखा जाता है। ये असर्शन बिल्कुल करेक्ट है कि सोडियम मेटल को हम केरोसिन में रखते हैं। क्यों? क्योंकि केरोसिन एक हाइड्रोकार्बन होता है जो कि मेटल से रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, और केरोसिन में रखने का फ़ायदा ये होता है कि ये मेटल और एयर का डायरेक्ट कांटेक्ट के बीच का बैरियर होता है, इसीलिए हम सोडियम मेटल को केरोसिन में रखते हैं। तो यहाँ पे असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। असर्शन है
गैस बबल्स आर ऑब्जर्व्ड व्हेन सोडियम कार्बोनेट एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हम सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पे हम रिएक्शन लिख लेते हैं Na2CO3, जब हम सोडियम कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, यानी जब हम HCl एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं। जब मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें मिलेगा साल्ट, यहाँ पे हमें NaCl मिलेगा, प्लस में वाटर H2O, और प्लस में यहाँ पे CO2 गैस रिलीज होती है। ठीक है, रिएक्शन ध्यान में रखिएगा। असर्शन क्या है, गैस बबल्स आर ऑब्जर्व्ड व्हेन सोडियम कार्बोनेट इज एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब हम सोडियम कार्बोनेट और एसिड का रिएक्शन कराते हैं जिस टेस्ट ट्यूब में, उस टेस्ट ट्यूब में आप देखेंगे छोटे छोटे बबल्स आपको निकलते हुए दिखते हैं। तो यहाँ पे असर्शन ट्रू हो गया। रीज़न क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज गिवन ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि CO2 गैस भी प्रोड्यूस हो रही है, तो रीज़न भी बिल्कुल करेक्ट है। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये रीज़न असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो यहाँ पे हम बिकॉज लगा के देखेंगे कि गैस बबल्स आर ऑब्जर्व्ड व्हेन सोडियम कार्बोनेट इज एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन ऑफ इन द रिएक्शन। ठीक, तो ये बिल्कुल इस असर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है कि गैस बबल्स हमें इसलिए देखने को मिलते हैं क्योंकि वहाँ पे एक गैस CO2 गैस बाहर निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेक्ट होगा कि बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। फोर्थ क्वेश्चन है, मेटल्स आर सोनरस। मेटल्स सोनरस होते हैं यानी दे कैन प्रोड्यूस साउंड। तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि मेटल सोनरस होते हैं। रीज़न दिया गया है कि दे आर जनरली ब्रिटल इन सॉलिड स्टेट, दे ब्रेक इनटू पीसेज व्हेन हैमर्ड। तो क्या ये रीज़न करेक्ट है, क्या मेटल ब्रिटल होते हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक, तो रीज़न गलत हो गया। और जब हम मेटल को हैमर से पीटते हैं तो वो अपनी मैलिएबल प्रॉपर्टी शो करता है, यानी वो थिन शीट्स में कन्वर्ट होता है, ना कि वो टूट जाता है पीसेस में। ठीक है, तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा होगा असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 5 है असर्शन, आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एंड हार्ड। आयोनिक कंपाउंड सॉलिड और हार्ड होते हैं। रीज़न क्या है, दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन। तो इसका क्या आंसर होगा, जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड और हार्ड होते हैं। बिल्कुल करेक्ट है। रीज़न क्या गिवन है इसका कि दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन। आयनिक कंपाउंड हम किसे बोलते हैं, जिसमें एक कटायन और एनायन प्रेजेंट होते हैं। ठीक, उनको हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। तो ये अपने सॉलिड और सॉलिड स्टेट में हार्ड होते हैं और इनके सॉलिड या हार्ड होने का रीज़न क्या होता है कि उनके जो कटायन और अनायन उनमें जो प्रेजेंट होते हैं उनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें देखने को मिलता है, और यही रीज़न होता है कि वो सॉलिड और हार्ड होते हैं। तो यहाँ पे असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, और रीज़न करेक्टली एक्सप्लेन कर पा रहा है असर्शन के। तो बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Question number 6 है assertion, H2 gas is evolved when metal react with nitric acid. रीज़न क्या है, nitric acid is a strong oxidizing agent. तो यहाँ पे देखिए एक मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या मिलता है, साल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस। तो अगर आप इस लॉजिक से देखें तो आपको लगेगा कि असर्शन ट्रू है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे हमें एक एक्सेप्शन देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जो निट्रिक एसिड होती है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। तो ये रीज़न तो बिल्कुल करेक्ट है कि निट्रिक एसिड इज़ ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो निट्रिक एसिड और मेटल का जब हम रिएक्शन देखेंगे तो आप देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ये मेटल को जो उसमें से हाइड्रोजन गैस बनती है ये उसको तुरंत ऑक्सीडाइज कर देती है, यानी उसको एक ऑक्सीजन दे देती है। और ऑक्सीजन मिलने की वजह से ये जो H2 गैस होती है वो वाटर में चेंज हो जाती है।
तो हमें एक एक्सेप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है कि जब एसिड और मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमें H2 ना मिलके वाटर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे असर्शन भी करेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे रीज़न करेक्टली एक्सप्लेन कर पा रहा है असर्शन को। यहाँ पे हम बिकॉज लगा के देखते हैं। H2 gas is evolved when a metal react with nitric acid because nitric acid is a strong oxidizing agent। वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ होने से पहले ही ऑक्सीडाइज कर देती है और हमें हाइड्रोजन गैस न मिलके वाटर मिलता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। असर्शन हमें गिवन है अल्कली मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम कैन बी कट विथ अ नाइफ। यहाँ पे हमें दो मेटल दिए गए हैं, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम ये एक मेटल है, तो जो मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है वो सॉलिड इन नेचर होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मैलिएबल होते हैं, सोनरस होते हैं। तो यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम एक्सेप्शन दिखाते हैं क्योंकि वो मेटल होने के बावजूद भी नाइफ से इजीली कट हो जाते हैं। और रीज़न इसका क्या गिवन है, असर्शन तो करेक्ट हो गया। रीज़न क्या है, दे हैव हाई डेंसिटी। तो क्या हाई डेंसिटी होने की वजह से इनको हम इजीली कट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, उनकी डेंसिटी लो होती है, इसी वजह से वो नाइफ से इजीली कट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होगा असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 8 है असर्शन मैग्नीशियम इज़ लेस रिएक्टिव दैन सोडियम। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ याद हो तो सबसे पहले पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ऐसे नीचे करके कई एलिमेंट्स डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के फॉर्म में अरेंज होते हैं। यानी जो मेटल सबसे नीचे होगा वो लेस रिएक्टिव होगा, जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज़ के सबसे ऊपर होता है वो मोस्ट रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम इज़ लेस रिएक्टिव दैन सोडियम। तो यहाँ पे मैग्नीशियम सोडियम से नीचे है तो ये लेस रिएक्टिव है, तो यहाँ पे असर्शन करेक्ट हो जाएगा। रीज़न देखिए, सोडियम रिएक्ट मोर विग्रसली विथ ऑक्सीजन दैन मैग्नीशियम। यहाँ पे रीज़न गिवन है कि सोडियम रिएक्ट्स मोर विग्रसली विथ ऑक्सीजन दैन मैग्नीशियम। ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से जो सोडियम होता है वो एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम ऑक्सीजन से मोर विग्रसली रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे असर्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब हमें ये देखना है कि क्या ये रीज़न असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर पा रहा है या नहीं। तो मैग्नीशियम इज़ लेस रिएक्टिव दैन सोडियम बिकॉज सोडियम रिएक्ट मोर विग्रसली विथ ऑक्सीजन दैन मैग्नीशियम। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि रीज़न जो है असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर पा रहा है। यहाँ पे हमें दिया गया है कि सोडियम ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करता है मैग्नीशियम से, इसीलिए सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम से। ठीक है, तो बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन नंबर 9 असर्शन है द कंपाउंड MgCl2 विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। MgCl2 एक आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने मॉल्टेन या फिर एक्वस फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं, लेकिन ये अपने सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। अपने ये सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माने जाते हैं। तो यहाँ पे असर्शन ट्रू हो गया। रीज़न क्या गिवन है, मूवमेंट ऑफ आयंस इन आयोनिक कंपाउंड इज़ नॉट पॉसिबल इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में जो एटम्स होते हैं, जो आयंस होते हैं, वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, उनमें हमें किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं देखने को मिलती है। तो यहाँ पे रीज़न भी करेक्ट हो गया। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये रीज़न असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो देखिए मैग्नीशियम इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट कराता है सॉलिड स्टेट में, क्योंकि सॉलिड स्टेट में हमें मूवमेंट ऑफ आयंस देखने को नहीं मिलते हैं। तो ऐसे आप देखेंगे तो यहाँ पे रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अगर आपको इंग्लिश में न समझ में आए तो आप अपनी लैंग्वेज में हिंदी में ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 द मेटल्स एंड एलॉयज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स और एलॉयज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। यहाँ पे न सम लिखा है न ऑल लिखा है, तो यहाँ पे हम इसको
अभी के लिए पेंडिंग में रखते हैं। हम रीज़न पढ़ते हैं। ब्रॉन्ज इज़ अ अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन एंड इट इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ब्रॉन्ज जो होता है वो एक अलॉय है कॉपर और टिन का। कॉपर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और टिन बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो इसका जो अलॉय होता है वो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो ये रीज़न बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक अलॉय है जो कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और रीज़न क्या गिवन हमें, द मेटल्स एंड अलॉयज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे सम नहीं लिखा है, तो यहाँ पे हम ये समझेंगे कि ये सभी मेटल और अलॉय के बारे में बात की जा रही है कि सभी मेटल और अलॉयज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो ये असर्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रीज़न से हमें ये पता लगता है। तो इसमें क्या करेक्ट होगा कि असर्शन इज़ फॉल्स बट रीज़न इज़ ट्रू। तो उम्मीद करते हैं आपको ये असर्शन रीज़न टाइप क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चंस को आप केयरफुली रीड किया कीजिए। एक एक वर्ड से हमारा ये क्वेश्चन आंसर गलत होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है ऐसे टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, तो असर्शन रीज़न टाइप क्वेश्चन में आपको 2 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले आपको देखना होता है कि असर्शन रीज़न में से दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं या नहीं। अगर दोनों में से कोई एक इनकरेक्ट है तो ठीक है, आप उसको इनकरेक्ट कर लेंगे। लेकिन दिक्कत कहाँ पे होती है, जब दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होते हैं, हमें जब ये फाइंड आउट करना होता है कि क्या ये रीज़न करेक्टली एक्सप्लेन कर पा रहा है असर्शन को या नहीं, ऐसे ऑप्शन में हमें दिक्कत होती है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप किया कीजिए कि जो असर्शन होता है उसके आगे बिकॉज लगा के देखा कीजिए। ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा कि क्या ये रीज़न करेक्टली एक्सप्लेन कर पा रहे हैं असर्शन को या नहीं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।